हेलो गौरी, आपका पहले तो इस शो में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को पहले भी बता चुकी हूँ कि गौरी हमारे साथ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट की तरह इस पूरे वॉर ज़ोन में काफ़ी सहायता सहायता कर रही हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि कोई भी कंट्री इस पूरे वॉर में किस तरीके के स्टेप ले रही है और क्यों ले रही है। गौरी, इस पूरे टाइम में एक नया ट्विस्ट एंड टर्न आ गया। खमीनी की मौत के बाद से ईरान बौखला गया। ईरान ने ऑलमोस्ट 8 अरब कंट्रीज के साथ एक साथ वॉर मोड़ ली। जैसे एक टाइम पे इसराइल ने भी सेम गलती की थी जब उन्होंने बेरूत और इन सब कंट्रीज के साथ यमन वगैरह इन सब के साथ वॉर मोड़ ली थी। हाँ, हुँ, सिमिलरली यहाँ पे ईरान भी बौखला है एकदम से और सब जगह पे बॉम्बार्डमेंट्स इन्होंने कर दिए। ठीक है, हुँ। तब तो हमें ये लगा कि चलो ईरान इस टाइम कुछ भी कर सकता है गुस्से में। पर इस टाइम पे ईरान को जब सेंसेस में वो आ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि उनकी कंट्री का कितना लॉसेस हो सकता है या कुछ भी, तब ईरान ने एकाएक सॉरी बोल दिया, माफी मांग ली। तो हमें पता है कि ईरान को समझ में आ रहा है कि लॉसेस हो रहे हैं, पर ईरान के जो लीडर्स होंगे वो इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे कि उनको पहले नहीं पता था कि ये सब रेपोक्रेशन आने वाले हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है कि ईरान एकाएक यहाँ पे आके सॉरी बोल रहे हैं? और उसके ऊपर से ट्रम्प का जो रिएक्शन है इस पूरे केस के ऊपर, थोड़ा मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में ब्रीफिंग करिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये सब हो क्या रहा है, ईरान का हृदय परिवर्तन हुआ कैसे? शिवी, एक बात ये समझने की है। पहली बात तो धन्यवाद, आप मुझे हमेशा याद करते हैं। मैं अगर हाँ। आपसे अपनी नॉलेज साझा करती हूँ तो मेरा दिन सार्थक होता है। बात करते हैं खामेनी की मौत की, मदुरो के अगवा होने की, उनको अबडक्ट करके जो ट्रायल पे लाया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की, नरेंद्र मोदी की। ये सब इंसान है। ये कोई एआई मशीन्स नहीं है, ये कोई प्रोग्राम्ड लोग नहीं है, ये भगवान नहीं है। ये इंसान है जिनकी अपनी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। गाजा में जब बच्चे मरते हैं, आपका मेरा दिल पसीजता है, लीडर्स का दिल पसीजता है। तो जब भी कोई वॉर होती है तो उसमें जब घात किया जाता है तो एक साइड खुश होती है, दूसरी साइड बुरा मनाती है। ये सब ह्यूमन इमोशंस हैं। तो आप ईरान को एक घर की तरह देखिए। उनके मुखिया की डेथ हो गई है। जो सारे लीडर्स, सुप्रीम लीडर, सारे डिसीजंस हम्म। वही लेते थे। उनके जाने पर, जैसे मैं आपसे ऑफलाइन डिस्कस कर रही थी, कि अगर पड़ोस में माता पिता के साथ लड़ाई हुई और हमें पता चला कि हमारे माता या पिता को किसी ने हाथ लगाया, हम वजह पहले बाद में पूछेंगे कि हमारे माँ बाप गलत थे कि आगे वाला गलत था। हम पहले वार करेंगे, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन सेंटिमेंट है प्रोटेक्शनिज्म का। ईरान ने जो भी स्टेप्स लिए, चाहे वो मिडल ईस्ट पे हमले का था, चाहे वो अमेरिका को धमकी का था, चाहे वो बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब करने का था, वो एक सिंपल वजह से था कि वो एक घायल शेर था जिसने अपना मुखिया खो दिया था। लेकिन ऑफ कोर्स, जब आप अपने रिजर्व्स देखते हैं, आप अपनी लिमिटेशंस देखते हैं, तो आप रियलाइजेशन में आते हैं कि इतनी हमारी सीमा है, इतना ही हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इसलिए चाहे शिया सुन्नी का भी बैर हो, उन्हें पता है कि अंत में मिडिल ईस्ट ही मेरा साथी है। अब यहाँ पे ट्रंप ने आकर बोला कि ईरान मिडिल ईस्ट का लूजर है। ईरान को ट्रिगर करने में ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के, मैंने जैसे बोला है कि वो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो अभी जियो पॉलिटिक्स में उनका जो बस चलेगा वो करेंगे। एंड एग्जैक्टली। आप ट्रंप को इंसुलेटेड केस मत लीजिए। जॉर्ज बुश से लेके जो बाइडेन से लेके ओबामा तक, सब लोगों ने अपनी मनमानी की है। अमेरिका पूरी दुनिया का चाचा बना घूमता है, और ट्रंप जो है वो जियो पॉलिटिक्स ऑन स्टीरॉइड्स फॉलो कर रहा है। तो वो तो आपको करेगा ही, उग्र करेगा ही। यहाँ पर ईरान मुझसे का जो है वो धर्म ये है कि अब वो अपने देश की स्टेबिलिटी के बारे में सोचे। यहाँ पर यूएस यहाँ तक क्लेम कर रहा है कि मैं डिसाइड करूंगा कि कौन लीडर बनेगा, चाहे वो रेजा पहलावी हो, चाहे वो मुज्तबा जो उनके बेटे हैं उनको, खमेनी के बेटे को एलिवेट किया जाए। मुझे लगता है यूएस का इस चीज में कोई हक नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट बनाने में हम या आप डिसीजन नहीं लेते हैं, यूएस की जनता डिसीजन लेती है। एग्जैक्टली। तो ईरान की जनता को इस चीज का राइट होना चाहिए। चाहे वहां की औरतें खमेनी के अगेंस्ट थी, चाहे वहां के लोग प्रोटेस्ट पे उतरे, चाहे रेजा पहलावी एक अच्छे ऑप्शन है, लेकिन ये डिसीजन ईरानियों का है। ये इंडियंस, यूएस, हाँ, ट्रांस अटलांटिक का डिसीजन नहीं हो सकता। ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि ट्रम्प अपने आप को जैसे वेनेजुला का प्रेसिडेंट मान चुके हैं, पर वेनेजुला के लोगों ने उनको वैसा कुछ माना ही नहीं है। ईरान के पूरे केस में लोग खमीनी से तो रिड ऑफ चाहते ही थे, छुटकारा चाहते ही थे, पर उनका ये भी था कि उनको कभी भी वो वेस्टर्न एरा अपने लाइफ में चाहिए ही नहीं था। ना फिर उनको
ट्रम्प भी नहीं चाहिए था, चाहिए होता तो पहले ही कर देते। लेकिन जो ऑपोजिशन के रफा की हम बात कर रहे हैं, उनका अलायंस ट्रम्प के साथ देखिए है तो सही, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है। ये है कि खमीनी के शरिया लॉ से थोड़ा हट कर है रफा। और दूसरी चीज ये भी है कि अगर खमीनी के बाद से आयतुल्ला के जो बेटे हैं वही आए तो भी वहां पे शरिया लॉ नहीं हटेगा, सिमिलर चीजें ही आएंगी। जैसे खमीनी के जो 4 स्टेप्स है वो उसको ही फॉलो करने की कोशिश करेंगे। पर रफा में यहाँ पे लोगों का इंक्लाइनेशन इसलिए भी है क्योंकि वो इस शरिया लॉ और इन सब चीजों से अब छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे रफा का आना बनता है। लेकिन हमें ये एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि मिडिल ईस्ट और ईरान का जो रिलेशन है वो हमेशा से इंटैक्ट रहा है। जब इसराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर पूरा वॉर किया, गजा सिटी पे जब पूरी बात आई, तो उस टाइम पे ईरान कहा कि मैं खड़ा होऊंगा, पैलेस्टीन को तुम कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। और उसकी बैकिंग में हमेशा मिडिल ईस्ट खड़ा रहा, उसके पैसे से लेके, इक्विपमेंट से लेके, आपके वेपन से लेके, हर चीज में। लेकिन इस टाइम पर मिडिल ईस्ट को एक झटका पड़ गया कि अरे ईरान ने हमें कैसे अटैक कर दिया, वो फॉर नो रीजन, रीजन तो कुछ था ही नहीं, बस अपने आउटरीजियसली उसमें कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट अब ईरान को माफ कर देगा इस पूरी चीज के ऊपर, और ईरान के ऊपर कोई रेपोक्रेशंस नहीं आएंगे? क्या ईरान मिडिल ईस्ट के लिए एक एसेट की तरह है, या फिर एक वो शरिया कंट्री है जो अगर चली भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, एक बात तो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, न्यूटन ने बहुत साफ सी बात कही थी कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ईरान ने रियाद में यूएस बेसिस पे हमला किया, लेकिन हुआ तो नुकसान मिडिल ईस्ट का। अभी ईरान और इसराइल वॉर में थे, पहले इसराइल गाजा वॉर चल रही थी, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही थी, अभी हम्म। रिसेंटली लास्ट ईयर स्टार्ट हो गई थी ईरान और इसराइल की वॉर। जियोपॉलिटिकली बहुत लोग एनालाइज कर रहे हैं कि अमेरिका ने इसराइल को इस वॉर में खींचा है या इसराइल ने अमेरिका को इस वॉर में खींचा है, बट एंड रिजल्ट ये है कि मिडिल ईस्ट, कतर जो है वो इसराइल और हमास के बीच में एनीवेज पीस ब्रोकर करवा रहा था। ईरान के साथ भी सऊदी अरेबिया, यूएई, ये लोग पीस करवा देते। अभी जो सिचुएशन है, यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच में भी कोल्ड वॉर चल रही है। उसका क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, क्योंकि देखिए यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलता है, क्योंकि उनको वहां के तेल से, वहां की टेक्नोलॉजी से, वहां की इन्वेस्टमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। ट्रंप ने अभी मिडिल ईस्ट की जब टूर की थी, वो इसराइल नहीं गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप इसराइल को कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। लेकिन पीछे ये जो मिली भगत चल रही थी और जो ये आज की इवेंट्स हो रही हैं, ये पर्दे के पीछे कुछ ऐसे राज हैं जो आपको और मेरे सामने नहीं आएंगे। तो अभी इसराइल जो है वो वार कर रहा है। इसराइल का वार करना एक तरीके से पॉलिटिकल मूव है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जेलेंस्की और नेतन्याहू में एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों लीडर्स रेडार पर हैं अरेस्ट होने के या इलेक्शन लूज करने के, तो जब तक वॉर चलेगी ये रेलिवेंट रहेंगे, इसलिए इनके फेवर में हम्म। वॉर है। ट्रंप अपने देश के फेड रिजर्व्स, टैरिफ ब्लो डाउन, एप्स्टीन फाइल्स, इन सब से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, चाहे वेनेजुएला हो चाहे ईरान हो, और यूएस ने ये पहले भी किया है, चाहे ओबामा का एरा हो, चाहे जॉर्ज बुश का एरा हो, चाहे उससे पहले के एराज हो, यूएस ने पूरी दुनिया को अपना चेस बोर्ड समझा है और शतरंज का खेल अपनी मर्जी से खेला है। इसमें इंडिया को बहुत ही सोच समझकर चाल चलनी पड़ेगी, हाथी की चाल चलनी पड़ेगी, धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि हम मजबूत हैं, हम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहां तक ईरान के माफी की बात है, देखिए जियोपॉलिटिकली आप डिसीजंस इम्पल्सिवली नहीं ले सकते, आपको लंबा एग्जैक्टली। सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान की जिंदगी एक देश के भविष्य को नहीं बदल सकती। 20 साल तक एक इंसान राज कर सकता है, 25, 50, 75। क्वीन एलिजाबेथ 75 साल तक गद्दी पे रही, चली गई ना एक दिन। यूके खत्म नहीं हुआ उनके जाने के बाद, उनसे पहले भी यूके था, उनके हम्म। बाद भी यूके रहेगा। जवाहरलाल नेहरू के पहले भी इंडिया था, उनके बाद भी इंडिया है। नरेंद्र मोदी के बाद भी एक इंडिया रहेगा। तो उसी तरीके से ईरान में खमेनी नहीं रहे। अभी ईरान के लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको थियोक्रेसी चाहिए, उनको अपना शरिया लॉ ही चाहिए, या उन्हें रेजा पहलावी चाहिए। जो जो शाह थे वो सीआईए एजेंट कहा जाते थे 1980 में। फर्क बस इतना था, तब औरतें हाँ। बाल रंग सकती थी, बाल खोल के घूम सकती थी, अपने मर्जी के कपड़े पहन सकती थी। अब औरतें बुरखे में कैद है। लेकिन आपके देश की पॉलिटिक्स बुरखे और घूंघट से बड़ी होती है। तो ये ईरानियों को एग्जैक्टली। डिसाइड करना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे किस लीडर के साथ, कौन लीडर पिट्ठू है और कौन लीडर इंडिपेंडेंट है। ना हमें एक पागल पगलाया हुआ हाथी या पगलाया हुआ कुत्ता चाहिए
एक हेड ऑफ स्टेट की तरह, ना ही हमें ऐसा एक लीडर चाहिए जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो वो बैलेंस जो है वो ईरान की जनता हमसे बेहतर समझेगी, क्योंकि उनका देश खमीनी के अंडर था, उनके देश ने अपनी हिस्ट्री जानी है। आप और मैं किताबी बातें पढ़कर यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, हमें अपने आप हम्म। को समझाना होगा। मिडिल ईस्ट का जो पूरा इस वॉर के टाइम से, मिडिल ईस्ट का अगर मैं पूरा जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं इस टाइम पर, उन्होंने इजराइल और गाजा के वॉर में गाजा की तरफ से भी, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ही दिखाया। जैसे जब रशिया और यूक्रेन में वॉर हो रही थी, तो नाटो कुछ नहीं तो अपने सैनिक तो भेज ही रहा था, साथ ही साथ उन्होंने अपने वेपन्स भेजे, ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजे, बहुत कुछ तरीके से हेल्प की, ठीक है, बहुत सी कंट्रीज ने हेल्प की, ठीक है। लेकिन हमने मिडिल ईस्ट का ना कभी भी फॉरफ्रंट में आके हेल्प नहीं देखा है। मिडिल ईस्ट बस कंडेम करता है, कतर कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, या फिर पीस नेगोशिएशन की तरह आते हैं, पर वो कभी भी फॉरफ्रंट पे नहीं उतरते। अगर मैं यूएई की बात करूं तो यूएई अपने आप को पूरे मिडिल ईस्ट से बिल्कुल ही अलग रखने की कोशिश करता है इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, वो अपना एक अलग दुनिया बनाना चाहता है। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ बेसिकली मैक्सिमम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, कतर, येमेन, ये सारी कंट्रीज इनके साथ अलाइन होती हैं। पर ये दोनों कंट्रीज भी इस टाइम पर अगर आप देखेंगे ईरान का बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। जबकि जब पैलेस्टीन की वॉर चल रही थी इसराइल के खिलाफ, तब यही कंट्रीज थी जो ईरान को आगे रखे और पीछे से पूरा का पूरा कहते हैं ना वो ईरान के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रही थी। पर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट ने कहीं ना कहीं ईरान को बैक स्टैप कर दिया या कुछ, कि अगर मुझे लगता है कि ईरान को कुछ तो लगा होगा ना, तभी वो जाके सीधे अटैक कर रहा था, ऐसे सिर्फ और सिर्फ बौखला के तो अटैक नहीं कर सकता है। तो आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट और ईरान के रिश्तों में कोई बैर आई है बीते दिनों, जो पिछले टाइम में, या इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं? क्या ये एक रीजन हो सकता है? शिवी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि शिया सुन्नी डिवाइड तो है ही, तो ईरान एक तरीके से हाँ। आइसोलेटेड है मिडिल ईस्ट में। सेकेंड बात यह है कि ट्रम्प की जो मे विजिट थी वो बहुत सिग्निफिकेंट है। ट्रम्प ने सीरिया के लीडर के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग की है, जिसपे 10 मिलियन की बाउंटी थी, जो अल शरा है, अल हम्म। जोलानी जिनका पहले नाम था। तो जोलानी एक टेररिस्ट था, अलकायदा का मेंबर था। अभी वो उसने एक इंसर्जेंस लीड करके, बशर अल असद अब रशिया में छुपा बैठा है, जो 14 साल से अट्रोसिटीज कर रहा था सीरिया पे। ट्रम्प ने बोला ही इज अ टफ गाय। ट्रम्प ने अपना समर्थन मिडिल ईस्ट की पावर्स और यहूदी पावर्स भी साथ में, लेकिन इस्लामिस्ट पावर्स, इन सबको साथ लेके चला। और देखिए, ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, हमें ये याद रखना है कि उन्होंने एयरफोर्स वन का एक प्लेसमेंट गिफ्ट किया है, उन्हें कतर ने बोइंग में इन्वेस्ट किया है, यूएई ने एआई में इन्वेस्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। ट्रम्प गोज वेयर द मनी गोज। तो ट्रम्प इस पॉइंट पर ईरान के साथ कुछ डील करना चाहता होगा, उनके ऑयल रिजर्व्स पे कब्जा करना चाहता होगा, इसराइल से उसको कुछ फायदा हो रहा होगा। गाजा प्लान में ट्रम्प चाहता है कि वो एक सिटी बनाए, गाजा सिटी एक नई रिवैम्प करे, उसमें इसराइल का बहुत साथ होगा, बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया। रशिया यूक्रेन की वॉर में रशिया बोलता है हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा है उस तरफ, रिडाइवर्ट होके अभी ईरान की वॉर सॉल्व हो रही है। तो ट्रम्प जियो पॉलिटिक्स को प्रोजेक्ट की तरह, एक चेकलिस्ट की तरह बना रहा है कि अभी मैंने कनाडा सॉल्व कर दिया, अभी मैंने मेक्सिको सॉल्व कर दिया, अभी यूएसएमसीए सॉल्व करना है, अभी हम्म। मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। इसीलिए अब मिडल ईस्ट और ईरान को एक डिप्लोमेसी चैनल खोलना पड़ेगा, साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी कि आज की इवेंट मत देखो, रियाद के यूएस बेस के वार को मत देखो, 100 साल आगे की सोचो। क्या हमें दोस्त रहना चाहिए, क्या हमारी दोस्ती बेनिफिशियल है, कि यूएस के साथ रहना तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि कल को मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, वो तो 7 समुंदर पार है। तो ये बातें उन वर्ल्ड लीडर्स को सोचनी पड़ेंगी। ये पॉइंट आपने बहुत सही बोला। इनफैक्ट गजा पीस डील के अंदर हमने जिस तरीके से चीजें देख रहे थे, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा समझ में आई, वो ये थी कि गजा पीस वॉर का कोई एज सच रेलेवेंस नहीं था इतने टाइम से। वर्ल्ड वॉर टू जैसे इतने प्रिकॉशनरी टाइम पे, जब यूएन ने सारी कंट्रीज को ह्यूमैनिटेरियन एड्स दे दिया, बचा लिया, और वी आर एट अ पॉइंट जहां हम इस सेंचुरी के अंदर बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे गाजा पीस वॉर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर उसके बावजूद
बावजूद भी ये पीस वोट लाया गया और इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ही लिया है, यूएस और इसराइल के साथ। अब मिडिल ईस्ट इतना बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं है कि जिन कंट्रीज ने गजा को पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, क्या वो इतने अच्छे हो गए एकाएक कि अब वो उस कंट्री को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? तो मिडिल ईस्ट को मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पर वो अपने इस्लामिक रेडिकल सोच से अब ऊपर हट रहे हैं। उनको एशिया, यूएस और इसराइल के, इसराइल तो चलिए समझिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किंग है तो इसराइल एक तरीके से कमांडर इन चीफ है। वो उसको मुझे लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने एक वॉर जोन की तरह ही रखा है कि जब जब मुझे किसी पर अटैक करना है तुम अटैक करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। दैट्स इट। उनका यही एक सिंपल सा कनेक्शन है। पर मुझे लग रहा है उनका यूएस से प्लस फिर बीते दिनों इंडिया के साथ इतने अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम कंट्रीज इंडिया के साथ भी अलाइन हो रही है। सो आई फील लाइक मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज है वो अब अपने रेडिकल सोच से हटकर, अपने इस्लाम चीजों से हटकर, अब मुझे लग रहा है कि वो एक नया टेन्योर लेके आने की कोशिश कर रही है और ईरान इस पूरे के पूरे एरा में पिस जाएगा। एक तो पहली चीज कि वो एक शिया कंट्री को बचाने के लिए इतनी मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये कि अब वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं क्योंकि यूएई ने एक एपिटोम साबित कर दिया है कि देखो तुम अपने शरिया लॉ को जब तक लेके चलोगे कुछ नहीं होगा, तुम्हें अगर उस पार तक पहुंचना है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और सिंस मुझे लग रहा है कि यूएस के पास भी अब तेल आता जा रहा है तो मिडिल ईस्ट के पास कुछ ऑफर करने को बचेगा ही नहीं एक टाइम बाद कि मैं तेल ही चला गया तो क्या है उनके पास। आई थिंक इस तरीके से जा रहा है। तो मुझे तो बस ये लग रहा है कि ईरान को अपने आप को खुद ही संभालना पड़ेगा, कोई भी उसका इस वॉर में साथ नहीं देने वाला है। और ये एक बहुत अलार्मिंग चीज है इंडिया के लिए भी कि अगर रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज जिन्होंने ईरान को हमेशा बोला तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे पीछे हैं और इस पूरे टाइम में साथ नहीं दे रहे, सो हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते इस टाइम पे, है ना? जियोपॉलिटिक्स में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एवरीबडी इज अ लोन वॉरियर, लोन सोल्जर है हम सब। जब एग्जैक्टली। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि इंडिया एक तरीके से अलग थलग पड़ गया था। हमने अपनी मीडिया में कवरेज बहुत अच्छी देखी, बहुत पॉजिटिव देखी, लेकिन सच ये है कि कोई भी वॉर को एक्टिवली सपोर्ट नहीं करता। ट्रम्प अगर ये भी आके बोल रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का वॉर सॉल्व कराया, तो ईयू की जो चीफ है काजा कलस वो हंस रही थी कि हमें इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े देश, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हो, यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, ये लोग डेवलपमेंट, एआई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन सब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्वीडन हो गया, बाकी ये सब ट्रांस अटलांटिक देश हो गए। इंडिया एक तरीके से एआई सबमिट कर चुका है। हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम यूएन में अपनी पोजीशन एक तरीके से मजबूत करना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ पीस तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं, ट्रंप चाहता है कि थर्ड टर्म तो मिलेगा नहीं ट्रंप को। जब टैरिफ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीट डाउन कर दिए, एग्जैक्टली। थर्ड टर्म तो नहीं मिलने वाला। क्योंकि थर्ड टर्म की बात आई तो ओबामा भी उतरेगा फील्ड में। उसकी बीवी चाहे कितने इंटरव्यूज में बोल दे कि मैं नहीं जाने दूंगी, लेकिन एम्बिशन सबके होते हैं। उसकी कोई उम्र हुई नहीं है अभी, ही वॉज जस्ट 50 व्हेन ही रिटायर्ड। सो ट्रंप ने अपनी एक तरीके से पॉस्टेरिटी मेंटेन करने के लिए और यूएन की सिग्निफिकेंस कम करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस खड़ा किया था। ट्रंप ऑल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस में बहुत बिलीव करता है। व्हाइट हाउस में नया बॉल रूम बनवाना, जो प्रेस ब्रीफिंग है उसको न्यू मीडिया ब्रीफिंग कर देना, पॉडकास्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन सबको साथ में लाना। ट्रंप एक ऑल्टरनेट पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट करना चाहता है। बोर्ड ऑफ पीस उसी का एक हिस्सा है। उसको समय देते हमें देखना पड़ेगा कि कैसे वो अनफोल्ड होगा, क्योंकि देखिए, जहां पैसा ज्यादा होगा, जहां लोगों का विश्वास ज्यादा होगा, कोई भी कंट्री, चाहे वो इटली हो चाहे वो इंडिया हो, हमने ऑब्जर्वर्स भेजे थे अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं भी किया था। इसका मतलब ट्रंप का खौफ तो है। अभी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन है। जब तक ट्रंप है सत्ता में, हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अमेरिका इंडिया का एनीवेज दोस्त है और रशिया अभी एक घायल शेर है। हम रशिया पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। पाकिस्तान अलग थलग पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान ने एक लुढ़कता लोटा है। उसको पाकिस्तान तो जो हमारी लीग में नहीं आता, उसको हटा देते हैं। वो बट तो हाँ मतलब एग्जैक्टली। माइंडलेस देश है। और वो किसी भी, दे गो वेयर द मनी गोज, वो लोग तो डायरेक्ट लालची लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात हमें ये समझनी होगी कि इस पॉइंट पर ईरान को जितना डिप्लोमेसी का चैनल एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिले उतना करके, अमेरिका से, मिडिल ईस्ट से, इंडिया से, चाइना से, रशिया से, बड़ी बड़ी पावर्स से बनाकर चलनी चाहिए। 100 साल आगे की सोचनी चाहिए। इम्पल्सिवली 10 दिन की जो घटना है उसके ऊपर अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने गौरी, और इससे हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में
जो ईरान यहाँ पे स्टेप ले रहा है मिडल ईस्ट के लिए, वो कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा और मिडल ईस्ट क्या सोच रहा है इस पूरे पॉइंट ऑफ टाइम में। थैंक यू सो मच हमारे शो का एक पार्ट बनने के लिए, एंड आई होप इस वॉर के टाइम में हम लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके और उसी तरीके से उनको इस चीज़ के लिए तैयार भी कर सके कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो सेक्टर्स इन वॉर की वजह से इफेक्ट होने वाले हैं, आप प्लीज उस चीज़ को देखिए, समझिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच गौरी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ